आज का जो हमारा पहला लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का बीएसएन के लिए, उसका यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर नर्सेज। यानी नर्सेज के लिए जो बायोकेमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्या है। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाई डू नर्सिंग स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी केमिस्ट्री। के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की क्या जरूरत है। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, नर्सिस का ताल्लुक होता है मेडिसिन के साथ। अब जितनी भी आपके पास मेडिसिन हैं वो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, उनके डिफरेंट तरह के बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारे के सारे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हैं। मेडिसिन के आपस में कभी कभी नर्सिस को 2-3 मेडिसिन इकट्ठी देनी पड़ती हैं, उन मेडिसिन के आपस में भी इंटरेक्शंस होते हैं। फिर इंटरेक्शंस होते हैं मेडिसिन के फूड के साथ। कभी कभी कहा जाता है इस मेडिसिन को फूड के साथ लिया जाए या इस मेडिसिन को फूड के साथ ना लिया जाए। तो ये क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज देयर आर केमिकल रिएक्शंस बिटवीन फूड एंड द मेडिसिन। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस या डिफरेंट मेडिसिन ये सारी की सारी केमिकल्स हैं। इसी वजह से नर्सिंग स्टूडेंट के लिए केमिकल का पढ़ना जरूरी है। बेसिकली अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी प्रॉपर्टी, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस को देखती है। यानी कोई सब्सटेंस की क्या खसूसियात हैं, वो किस चीज का बना है और वो किस तरीके से बना है। तो जिस चीज का वो बना होता है, या वो एलिमेंट होता है या वो कंपाउंड होता है। अब जब ये बनता है या ये टूटता है, कोई भी सब्सटेंस बने या टूटे, इसमें एनर्जी लगती है। अब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। और ये जो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना है, ये एनर्जी का रिलीज होना है, ये सारा का सारा केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी खुद एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है एनर्जी। अगर आप बात करते हैं केमिस्ट्री की बेसिक टाइप्स की, तो हमारे पास 4 तरह की केमिस्ट्री की टाइप्स होती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बेसिक 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है जनरल केमिस्ट्री। अब जनरल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कोई भी एलिमेंट, सिंपल सा जो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, या फिर जो आपके पास है पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। तो ये जनरल केमिस्ट्री, जब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ते हो। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जब आप केमिस्ट्री को रिलेट करवा देते हो बायोलॉजी से, तो ये बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी आप लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में जो पढ़ते हैं वो बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी का केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम है, बॉडी डीएनए की बनी, आरएनए की बनी है। तो ये सारे के सारे जो है केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारे जिस्म के अंदर है, हमारे जिस्म में जिंदगी है, तो ये हमारी जिंदगी बनाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जिंदगी यानी लाइफ और केमिस्ट्री का मिक्सचर है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का वर्ड निकले ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो जितनी भी केमिस्ट्री है जिनका ताल्लुक यही ऑर्गेनिज्म से है या ऑर्गेनिक मैटर से है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और चौथा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी केमिस्ट्री है जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, और डिफरेंट मेडिसिन किस तरह की रिएक्शंस करती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। बात करते हैं मैटर की। अब मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज जो स्पेस रखती हो, जिसका कोई मैस हो, उसको मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, या मैटर सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। अब आपके लिए ये क्यों जरूरी है? देखें, आपने देनी होती है मेडिसिन। मेडिसिन या तो सॉलिड हो सकती है, मेडिसिन लिक्विड भी हो सकती है, मेडिसिन गैस भी हो सकती है। तो आप देख लें, सॉलिड क्या है? टैबलेट सॉलिड, कैप्सूल सॉलिड, पैचेस सॉलिड है। लिक्विड में सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं। थेराप्यूटिक गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन गैस लगाती हैं आप, तो वो या आप लगाते हैं तो वो क्या है? थेराप्यूटिक गैसेस हैं। और वो सारा का सारा ये डिफरेंट मैटर की स्टेट्स हैं जो आप थेराप्यूटिकली यूज करते हैं। फिर अब बात करते हैं सिंपल एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, उससे ज्यादा छोटा एलिमेंट कोई नहीं होता। और ये पूरी की पूरी दुनिया तकरीबन 118 एलिमेंट्स की बनी है, पूरी दुनिया। और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है ताकि आपको पूरी एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब ये वो टेबल है, यहां से शुरू होता है, इसको हम कहते हैं ए ग्रुप। ये एक तरह का ग्रुप है, जैसे ये सारे के सारे ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और ये जो बीच वाले हैं ये बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं।
अब आप देख लें ये पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स हैं और इनसे ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है। जैसे कि आप यहाँ से ये H उठा लें तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ से ये ऑक्सीजन उठा लें तो ये इन दोनों को आपस में मिला देना, इधर से हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन, इससे पानी बन जाता है। जो आपका बेसिक वाटर है ना, ये इन दोनों चीजों से बना है। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें, यहाँ से सोडियम उठा लें, यहाँ से आप क्लोरीन उठा लें, यानी इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये बन जाता है NaCl। NaCl क्या है? ये बेसिक नमक है जो आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, नमक ये। तो डिफरेंट चीजों को मिलाएंगे और दुनिया में डिफरेंट चीजें बन जाती हैं। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, जैसे अभी हमने पानी बनाया या नमक बनाया तो वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे पानी है, कंपाउंड है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है हमारे बॉडी के अंदर, कंपाउंड है। ग्लूकोज कंपाउंड है। लिपिड सारे के सारे कंपाउंड्स हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो जब आप इनकी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये बायोकेमिस्ट्री होती है। अच्छा, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन को और ऐसे ऑक्सीजन को मिलाया था, ये डिफरेंट बीच में जो होते हैं बॉन्ड बनते हैं, यानी आपस में जब मिलते हैं तो इनके बॉन्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक में क्या होता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से हटाकर इसको दे दे तो ये आयोनिक बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये आयोनिक बॉन्ड है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन उसके पूरा का पूरा नहीं देता, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लेता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि देखिए इसके पास फर्ज करें एक लोन पेयर है, एक पेयर है, इसके पास नहीं है, तो ये अपना पेयर इसको दे दे ताकि दोनों के पास रहे, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ द लोन पेयर, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमने सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल ली है कि ये डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। अब अगर आप बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस की, मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस 4 तरह के हैं, बेसिक 4 तरह के। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन। पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि HCl है, पता है HCl कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे स्टमक में होता है, यानी हमारे मैदे के अंदर ऑलरेडी HCl प्रेजेंट होता है। तो HCl, इसके साथ आपने कोई बेस मिला दी। नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम नहीं पी सकते, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे आपने पी ली मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो अब ये क्या है? ये बेस है, तेजाबियत खत्म करती है। तो HCl के साथ आप MgO मिलाएंगे तो इससे वाटर और सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन जाता है। जिन लोगों को तेजाबियत होती है वो ये पी लेते हैं तो उनके स्टमक का HCl कम हो जाता है और उनको तेजाबियत खत्म हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो है केमिकल रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन पे आ जाए, रेडॉक्स क्या है? उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब किसी चीज का ऑक्सीजन लॉस होना। तो इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म कर दे या हाइड्रोजन खत्म कर दे, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं लियोजर, LEOGER, लियोजर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। फिर एक कंडेंसेशन रिएक्शन, ये होता है कि जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, साथ में पानी बन जाए, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। और फिर है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? जब एक बड़ा मॉलिक्यूल के साथ पानी मिल जाए और वो बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाए, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और ये रिएक्शन पानी के प्रेजेंस में होता है, तो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो पहला यूनिट था बायोकेमिस्ट्री का, जो नर्सिंग साइंसेस के लिए बहुत अहम है, बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1, तो यहाँ तक हमारा बायोकेमिस्ट्री का पहला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सिंग का जो हमारे पास है यूनिट 2 है बायोकेमिस्ट्री में, और जो हमारे पास यूनिट है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री में आज का जो यूनिट है वो ये है यूनिट नंबर 2, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस तरह के हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। फिर जो हमारे पास बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यानी आप उन ग्रुप्स को चेंज करते हो तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन चेंज हो जाता है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। फिर उनकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे एल्डिहाइड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कीटोन्स की, एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब की स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। फिर डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके प्रोटीन्स बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जितना भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, ये हमारे सारे के सारे जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उसके जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिले हों। नाउ ड्यू टू द कार्बन्स एबिलिटी होती है टू कैटिनेट, कार्बन एबिलिटी है कैटिनेट करने की, यानी कार्बन अपनी ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये जो कार्बन अपने ही कार्बन्स के साथ इस तरह से लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। तो ये जो कैटिनेट करते हैं आपस में, इसकी वजह से हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ये एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में आपके पास इवन 24 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, कुछ में 18 कार्बन अटैच होती हैं, कुछ में 16 कार्बन, कुछ में देखा जाए 24 कार्बन अटैच होती हैं। इतना बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। इसके बरक्स देखा जाए तो एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री को जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें भी टिपिकली केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, दे लैक द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ये सारे के सारे हैं। अब इनमें कार्बन तो अवेलेबल है, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली होती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली हुई है, यहाँ पे जो है डिफरेंट अलग कंपाउंड्स हैं। तो ये जो है ये कार्बन है, लेकिन इनके अंदर हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नर्सिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो हमारे पास बेसिक होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन सब कंपाउंड्स में देखा जाए ना तो बिहेवियर ऑफ द ड्रग्स जो होता है, ड्रग्स सारी की सारी, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारे केमिकल्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जब नर्सेज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो बेसिकली वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। सो नर्सेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नर्सेज यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल। एक सेल के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो नर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन किस तरह से ट्रेवल करती है लंग्स से डिफरेंट लोकेशंस तक, इन सब में, और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ द पेशेंट, इन सब में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यूज हो रहे होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सबसे पहली बात तो है कैटिनेशन वाली, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटिनेट करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं। इसकी वजह से कोई 10 लाख 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं, कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट करते हैं, जल्दी बॉइल कर जाते हैं। फिर
पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर इनफ्लेमेबल यानी आग बड़ी जल्दी लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन बहुत ही स्लो करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इनके बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर देयर डिराइव्ड, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगा। जैसे ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जानदार होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिज्म से नहीं आता, बल्कि वो कहीं ना कहीं लैब में बनता होगा, या वो जमीन से मिलता है, पहाड़ों से मिलता होगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ कोवेलेंसी ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनएबल टू मेक सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि सॉल्ट अक्सर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो दे कंटेन कार्बन, वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मेटल्स। ठीक है, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिनरल से आते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोलॉजिकल इन नेचर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डेड जो लिविंग थे अब मर चुके उनसे मिल सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटलिस्ट्स के तौर पे काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास किस किस तरह के अवेलेबल हैं, तो पहली तो दो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, ए साइक्लिक और साइक्लिक। यानी ए साइक्लिक जो होते हैं वो एक चेन्स की फॉर्म में होते हैं, चाहे स्ट्रेट चेन हो चाहे ब्रांच्ड चेन हो। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड हो गई, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, इनका साइकिल नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइकिल क्या है, जैसे कि ये लेट सपोज एक साइकिल बन रहा है इस तरह से, तो ये एक साइक्लिक जो होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो ब्रांचेस हैं। फिर साइक्लिक भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक तरह के होंगे, जैसे ये कार्बन है तो ये भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन है, ये भी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हर जगह पे कार्बन हो गया, तो एक ही तरह के कंपाउंड होमोसाइक्लिक। बीच में कोई और आ गया, लेट सपोज यहाँ पे आप कह देते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई, तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई और बाकी सारे कार्बन है तो ये डिफरेंट एटम्स हो जाएंगे, इसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। अच्छा, होमोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक, जबकि हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर ये जो होमोसाइक्लिक हैं इनमें दो हैं, एक कुछ होते हैं बेंजीनॉइड, कुछ होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें सारी कार्बन एटम्स थी, बेंजीन कहलाती है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखें तो देखें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में एरोमेटिसिटी होती है, ये एक स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी है, जबकि एलिसाइक्लिक में एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आ जाए तो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर तमाम कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है तमाम कार्बनों के बीच, दैट इज अ सैचुरेटेड यानी हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, हम इनको नाम देते हैं अल्केन्स का। लेकिन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया दो कार्बनों के बीच, या कहीं पे दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले हम इनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड का, या इसको हम डबल बॉन्ड्स जो होते हैं उनको अल्कीन्स कहते हैं, यानी ये वाले जो हमारे पास हैं ये अल्कीन्स हैं, जबकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ये हमारे पास अल्काइंस हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी अल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, और पॉलीहाइड्रोक्सी इनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स लगे होते हैं, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या कीटोन्स कहते हैं। प्रोटीन्स पे आ जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आगे पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फिर फैट्स पे आ जाए, फैट्स किस चीज का बना, फैट बना होता है ग्लाइसरोल का, और साथ में फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लाइसरोल जो है केमिकल कंपाउंड है, इनसे आपस में मिलके वो फैट्स बन जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में आप देखें तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके साथ साथ एक राइबोज शुगर लगी होती है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब ये आपके पास जो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बहुत सारी कार्बन है, साथ में ये आपके पास ऑक्सीजन आ गई, बहुत सारे OH बॉन्ड्स आ गए, ये सारे के सारे हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये ग्लूकोज है। इसी तरीके से ये जो शुगर होती है फ्रुक्टोज, जो फ्रूट्स वगैरह में होती है, तो ये भी क्या है, बहुत सारी ये सारे के सारे जो डॉट्स है ना, ये यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन्स हैं, और ये ऑक्सीजन अटैच होती है साथ में, यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज। अच्छा ये देख लें, ये प्रोटीन का अमाइनो एसिड है, ये देखें कार्बन लगी हुई है, उसके साथ हाइड्रोजन एक साइड पे होता है, एक साइड पे ग्रुप लगा होता है जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इस वाले ग्रुप को अमीन ग्रुप कहते हैं। और ये जो R है ये साइड चेन होती है, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे कार्बन लग सकती है, उसके साथ और कार्बन लग सकती है, या इसकी कार्बन की जगह यहाँ पे जैसे सल्फर लग सकता है, ये साइड चेन में कुछ भी लग सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है अमाइनो एसिड का, और इससे आगे जाके प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो हमारी बॉडी जितनी भी है, जो नेल्स हैं, हेयर है, स्किन है, इन सब में प्रोटीन अवेलेबल होती है। तो उसके बाद आते हैं ग्लाइसरोल के ऊपर। अब ग्लाइसरोल देखें तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ग्लाइसरोल का है, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनके साथ मिल जाता है फैटी एसिड, जैसे ये फैटी एसिड है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, इससे बनते हैं ट्राइग्लाइसराइड। जो हमारे बॉडी में फैट्स होती है ना, वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। तो फैट्स इस ट्राइग्लाइसराइड के बने हुए हैं, और ये किसका बना है, ग्लाइसरोल का और फैटी एसिड का। तो ये क्या है, ये ट्राइग्लाइसराइड या फैट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर आ जाए न्यूक्लियोटाइड्स पे, जो हमारे पास बेसिकली होते हैं ना डीएनए, या जो हमारे पास होता है आरएनए। तो किसी इंसान का डीएनए जो होता है या किसी इंसान का जो आरएनए होता है, वो बेसिकली बना होता है इन न्यूक्लियोटाइड्स का। देखें यहाँ पे ये फॉस्फेट है, एक साथ में 5 कार्बन शुगर होती है जो कि राइबोज है, और ये साथ में नाइट्रोजिनस बेस होती है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये सारे नाइट्रोजन है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलके पूरा का पूरा इंसान का डीएनए बनाते हैं, किसी इंसान का आरएनए बनाते हैं। फिर आते हैं, बात है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म सिंपल सी बात है, 2 ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल, जिनका केमिकल फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका मुख्तलिफ होता है। सादा सी एग्जांपल है फ्रुक्टोज की और गैलेक्टोज की, या ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। दो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 है, ठीक है, दोनों का फार्मूला, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में किस तरह का डिफरेंस है, अगर आप देखें कि ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, तो ये 6 कार्बन हो गई यहाँ, और इसी तरीके की 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा सेम है। फर्क क्या है, फर्क इस ग्रुप का है। ये जो आपके पास ग्रुप है ना, ये जो कॉर्नर पे लगा है, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारे पास अल्डिहाइड है, जबकि जो हमारे पास ये कार्बन लगी हुई है, ये कार्बन, इस देखिए इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, कोई दूसरी कार्बन नहीं है, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है। जबकि इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसके ऊपर भी कार्बन है, इसके नीचे भी कार्बन है, तो ऐसा ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप। तो आपके पास दोनों का फार्मूला तो सेम था, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर देखें तो एक फ्रुक्टोज के अंदर होता है कीटोन ग्रुप, जबकि ग्लूकोज के अंदर होता है अल्डिहाइड ग्रुप। तो एक हो गई एल्डो शुगर, एक हो गई कीटो शुगर। तो एल्डो शुगर और कीटो शुगर दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और केमिकल फार्मूला दोनों का एक ही है, C6H12O6। इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, जिसमें सेम केमिकल फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि कोई भी आपके पास इस तरह कार्बन लगी है ना, उसके साथ आप डिफरेंट जो है अटैच करते हैं कंपाउंड्स, तो उससे डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने ग्रुप है अल्कोहल। अब अल्कोहल के लिए क्या जरूरी है, OH। आपने OH अटैच किया तो अल्कोहल बन गई, देखें OH, तो ये अल्कोहल हो गई। अब नेक्स्ट है ईथर। ईथर क्या है, ईथर ऐसा होता है कि जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के एक तरफ भी कार्बन लगा दो, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ भी कार्बन लगा दो, ये ईथर है। फिर है अल्डिहाइड। अब ये देखें अल्डिहाइड क्या है, कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक तरफ पे भी कार्बन और दूसरी तरफ पे हाइड्रोजन, ये हो गई अल्डिहाइड।
बिल्कुल कीटोन और अल्डिहाइड बिल्कुल सेम होते हैं, वही कार्बन वही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन एक तरफ पे भी कार्बन है दूसरी तरफ पे भी कार्बन है, तो ये हो गई कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड में एक तरफ पे हाइड्रोजन होती है एक तरफ पे कार्बन, कीटोन में दोनों तरफ पे कार्बन है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, पहले तो वही कार्बोनिल कार्बन आ गई, सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ पे वही कार्बन आ गई, दूसरी जगह हाइड्रोजन के साथ आ गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर एक ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन और ये यहां तक का तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जो आप ऊपर अल्डिहाइड तक पढ़ते हो। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन की जगह मेथाइल ग्रुप लगा दो यानी कार्बन लगा दो, तो ये हो गया एस्टर। फिर दो और ग्रुप्स हैं, एक होते हैं अमीन एक होता है अमाइड। अमीन ये नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ये नाइट्रोजन के साथ आप हाइड्रोजन लगा दो या कोई कार्बन लगा दो, ये अमीन है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के साथ इस तरह कार्बोनिल लगा दो, कार्बन और ऑक्सीजन साथ लगा दो, तो ये अमाइड बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। कि अल्केन जो है हमारे पास, अल्केन क्या होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको अल्केन्स कहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं, सबसे आसान तरीका तो ये आप अल्कीन उठाओ, यानी ऐसे कार्बन उठाओ जो कार्बन के बीच दो बॉन्ड्स हों। अभी जैसे अल्कीन है, अल्कीन में ये आपके पास एक जो है डिफरेंट आर ग्रुप्स लगे हैं, डिफरेंट कार्बन है, आप सिंपली क्या कर दो, हाइड्रोजन उठाओ और इसमें ऐड कर दो, तो दो हाइड्रोजन है, क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, उस बॉन्ड की जगह यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन आ जाएगी, तो एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है। जैसे ये कार्बन है 1 2 3 और ये वाला 4, इसी तरह ये कार्बन है 1 2 3 और ये बॉन्ड 4। तो सिंपल अल्कीन को हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन में, कैसे, हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आप अल्कीन्स कैसे बनाते हैं, यानी ये वाला कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं, यानी ऐसा कंपाउंड बनाना है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। तो सिंपल सी बात हो गई, अल्कोहल उठाएं, यानी इस तरह का कंपाउंड उठाएं जिसमें अल्कोहल ग्रुप लगाओ, OH ग्रुप लगाओ, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालें और इसको हीट कर दें। जब आप इसको हीट करेंगे ना, तो ये OH है और ये हाइड्रोजन, OH ये हाइड्रोजन उठा के क्या बन जाता है, HOH, यानी कि वाटर बन जाता है, इसको हम कहते हैं वाटर। तो ये वाटर बना यहाँ पे, और साथ में जो है बीच में देखें, ये कार्बन पहले कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 इतने बॉन्ड। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो कट गया, तो इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड नहीं है, चौथा बॉन्ड वो अपने साथ लगा देते हैं, इस तरह से चौथा बॉन्ड उन्होंने बना लिया। तो यहाँ पे भी इसके हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर भी हाइड्रोजन लगी है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, बीच में जो है इनके डबल बॉन्ड आ गए, इसको हम कहते हैं अल्कीन। फिर है हमारे पास प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड कैसे बनती है, जैसे अपने आप अल्कोहल उठाई थी, वही आपने एक अल्कोहल उठानी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, देखिए ये OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का ग्रुप होता है, और इसके साथ ये कार्बन है। तो कार्बन अगर एक ही और कार्बन के साथ अटैच हो वो होगा प्राइमरी, लेकिन अगर इसी तरीके से देखिए OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, अब ये कार्बन यहाँ दो मजीद और कार्बनों के साथ अटैच होती है, R जो होते हैं ना, R बेसिकली कार्बन होती है, तो अगर वो दो मजीद और कार्बनों के साथ अटैच है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर एक कार्बन के साथ अटैच हो वो प्राइमरी अल्कोहल, दो कार्बनों के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी अल्कोहल। आप क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन करता है, लिहाजा इससे बनता है कार्बोक्सिलिक जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता यहाँ पे बेसिकली बनता है अल्डिहाइड ग्रुप बनता है, यानी ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। तो एक तरफ पे जैसे R ग्रुप था ना, तो ये R ग्रुप यहाँ पे लग गया और दूसरी तरफ पे लग जाता है हाइड्रोजन, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास क्या भी अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, इसको अल्डिहाइड कहते हैं, ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। अच्छा, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उससे बन जाएगा, इसमें 2 R लगे हुए, तो जैसे कि ये हमने 1 R लगाया था, इसी के अंदर हम 2 R लगा देंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। फिर आपके पास है नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो कैसे बनता है, वो सिंपल है, ये अल्डिहाइड आपने उठाया था ना, यानी जैसे आपके पास ये था प्राइमरी अल्कोहल आपने उठाई, उसको आपने अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया,
फिर उसी एल्डिहाइड को मजीद आपने कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड बनी, मजीद उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हो गई, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स है। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर दो चीजों से बनता है, आपने अल्कोहल को और एसिड को आपस में रिएक्ट करने तो एस्टर है। जैसे कि ये देखें, ये OH यहाँ पे लगा है कार्बोक्सिलिक के साथ, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में मेथाइल है तो एसिटिक एसिड, ये एसिड है और ये अल्कोहल है। ब्यूटानोल क्या मतलब? ब्यूटानोल मतलब 4 कार्बन वाला अल्कोहल, उसको ब्यूटानोल कहते हैं। ये OH लगी हुई है तो OH होता है अल्कोहल, तो ये हो गई ब्यूटानोल। अब क्या होगा, इस एसिड और इस अल्कोहल के आपस में रिएक्शन होंगे। सबसे पहले तो यहाँ से देखें OH है और ये भी OH है, तो ये OH इधर से निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, उनका बनेगा वाटर। तो जैसे हाइड्रोजन निकली, ऑक्सीजन अकेला रह गया, इस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन के साथ, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन ये आपस में मिल जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ तक CH3 और C डबल बॉन्ड हो, ये ब्लैक वाला ये आ गया, ये और साथ में ये ऑक्सीजन जो ग्रीन वाले की है, तो ये ऑक्सीजन आ गई और इसके साथ 4 जो है कार्बनें आ गई हैं, तो ये आपके पास हो गया ब्यूटाइल एसीटेट, जो कि क्या है, बेसिकली एक एस्टर है। फिर रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स किस तरह बनती हैं? अमीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिसको अमीन्स कहते हैं। तो आप पहले क्या करो, आपने ये उठाया अमोनिया, अमोनिया उठाया, अमोनिया हमारे पास अवेलेबल है, अमोनिया को उठाया और इन्हें मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया, यानी ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे, उससे एक बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, यानी अमोनिया के साथ ये ऐड हो जाता है। फिर उसको डालेंगे बेस में, बेस के साथ होती है OH। ये OH क्या करेगा, ये OH एक तो यहाँ से हाइड्रोजन उठा के ना वाटर बन जाएगा, साथ साथ में क्लोरीन है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन उठा के HCl बन जाएगी और पीछे रह जाएगा CH3NH2। तो ये सिंपली क्या हो गई, ये हमारे पास एक प्राइमरी अमीन बन गई, यानी अमीन के साथ एक कार्बन अटैच हो तो प्राइमरी अमीन बनती है। अच्छा, अगर आपने बनानी होती है ना सेकेंडरी अमीन, यानी एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच करवानी है तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच करवानी है तो टर्शियरी अमीन। तो आप सिंपली क्या करो, मिथाइल अमोनिया लिया, उसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया तो सेकेंडरी अमीन बनती है, वही आपने बीच में बेस डालनी होगी। और टर्शियरी अमीन बनानी है तो ये डाइमेथाइल अमीन ली आपने, डाइमेथाइल अमोनिया या डाइमेथाइल अमीन ली और साथ में जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं, साथ में मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो उससे टर्शियरी अमीन बन जाती है। नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड क्या होता है, वही नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है लेकिन सिंपल R की जगह उसके साथ एक कार्बोनिल कार्बन अटैच होती है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होता है, इसको हम अमाइड कहते हैं। तो अमाइड का रिएक्शन ऐसा होता है कि आपने जो है अमोनिया लेना है, यानी अमीन जो सिंपल अमीन होती है वो लेनी है, या अमोनिया जो होता है NH3 या उसके साथ कोई R ग्रुप अटैच होगा, अमोनिया को रिएक्ट करवा दो एसाइल क्लोराइड के साथ। इससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन होती है ये कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, क्लोराइड कहाँ गया, वो आपके पास हाइड्रोजन के साथ निकल के HCl बन जाता है और यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हैं अमाइड। अच्छा, जो आपके पास अमीन्स है हमने कहा 3 तरह की हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन अटैच है तो प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच है तो टर्शियरी अमीन। यहाँ तक की बात जो है ना, ये तो स्ट्रक्चर की बात है, लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें सामने पड़े हुए कि ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ये तीसरा वेसल है और इनके अंदर अमीन पड़ी है, तो आप उसके अंदर किस तरह डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सी प्राइमरी अमीन है, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शियरी है? तो आपके पास सिंपल सा एक रिएक्शन होता है, आप ना इन तीनों के अंदर नाइट्रस एसिड डाल दो, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड डालोगे ना तो जो प्राइमरी अमीन होगी वो रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगी, सेकेंडरी अमीन जो होगी वो रिएक्शन करके नाइट्रोसो अमीन बनाएगी, जबकि टर्शियरी अमीन रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगी। तो यानी कि अगर आप इन तीनों में इसके साथ नाइट्रोसो अमीन मिला, नाइट्रस एसिड मिलाओ, इसके साथ नाइट्रस एसिड मिलाओ और इसके साथ नाइट्रस एसिड मिलाओ, तो तीनों का प्रोडक्ट जो है डिफरेंट है। टर्शियरी की वजह से सॉल्ट बनेगी, सेकेंडरी की वजह से नाइट्रोसो अमीन बनता है, प्राइमरी की वजह से अल्कोहल बन जाती है। तो क्योंकि तीनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी। बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 था जिसका नाम होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक। बायोकेमिस्ट्री में अगर हम आज यूनिट डिस्कस करें दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स।
जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट है। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हम क्या-क्या डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेजर चीज़ है दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है कि प्रोटीन आखिर डाइजेस्ट किस तरह से होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म पाथवेज और डीएमिनेशन, ये सारा प्रोटीन से रिलेटेड है। अच्छा, तो सबसे पहले डाइजेशन है क्या? डाइजेशन होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना डाइजेशन है। तो नाइट्रोजन जो होती है हमारे पास मोस्टली डाइट में होती है, कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन तो बहुत बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं हो सकते, पहले उनको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना होता है। तो इसको कहते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स में। इन हाइड्रोलिसिस के लिए चाहिए होती हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, यानी जो प्रोटीन्स को लाइसिस करते हैं और उसके बाद जो छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की अगर हम बात करें, दे आर रिस्पांसिबल फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूस्ड इन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। एक तो स्टमक के अंदर हमारे पास है, फिर पेनक्रियाज और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने इन तीनों एंजाइम्स को अलग-अलग डिस्कस करना है। पहली बात तो ये स्टार्ट ले हम कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते किस तरह के, तो पहली वाली बात होगी कि ये हाइड्रोलिसिस होते हैं। दूसरा ज़ाइमोजन की फॉर्म में एक्टिव, अब ज़ाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है इनटू द इंटेस्टाइन ल्यूमेन। The site of enzyme is masked by a small region of the peptide chain that is removed by hydrolysis of the specific peptide bond. यानी zymogen होता है inactive, वो फिर एक्टिव हो जाता है बाद में इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म है वो है एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस, जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ओरल कैविटी, अगर हम कोई फूड लें तो ओरल कैविटी से अगर बात स्टार्ट करें तो सबसे बड़ी बात ये कि सलाइवा के अंदर किसी भी तरीके का प्रोटियोलिटिक एंजाइम मौजूद नहीं है, यानी कि हमारी ओरल कैविटी में कभी भी प्रोटीन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। स्टार्ट होती है गैस्ट्रिक जूस से। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास होता है HCl। इसके साथ साथ इसके अंदर 4 प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं स्टमक में। एक होता है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिसिन और जेलाटिनेज। फंक्शन ऑफ HCl क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज टू डाइल्यूट टू हाइड्रोलाइज बट कैन कॉज डीनेचुरेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, तो डाइटरी प्रोटीन की डीनेचुरेशन करवा देती है HCl। फिर HCl इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनएक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं HCl उनको एक्टिवेट कर देता है और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रखता है। इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन ऑटोकैटालिसिस। एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइडेज जिनकी ऑप्टिमम पीएच होती है 1.6 से 2.5 तक, बिकम्स इनएक्टिव इफ पीएच इज मोर देन 5.0, यानी अगर बेसिक की तरफ पीएच जाती है तो फिर ये एक्टिव नहीं रहेगा। इट एक्टिव फॉर अ पेप्टाइड बॉन्ड वेयर अमीनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय एरोमेटिक अमीन्स जैसे फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम में नेक्स्ट इज रेनिन। रेनिन अक्सर होता है इन्फेंट्स में एंड एब्सेंट इन द एडल्ट गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेटेड एज प्रोरेनिन। ऑप्टिमम पीएच होती है 4.0। एक्शन इसके बिल्कुल सिमिलर होता है टू द पेप्सिन। अच्छा, इसके अलावा इट एक्ट्स ऑन कैसीन मिल्क, सो एक्ट्स ऑन कैसीन ऑफ मिल्क, इट इज इन्वॉल्व्ड इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कमर्शियली रेनिन टैबलेट्स की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है जो चीज बनाने में काम आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रिसिन और जेलाटिनेज, ये दोनों ज़ाइमोजन की फॉर्म में होते हैं सीक्रेट, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एंड एसिड स्टेबल और HCl इनको एक्टिवेट कर देता है। जो स्पेसिफिकली जेलाटिनेज है वो जेलेटिन पे एक्ट करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं छोटे-छोटे पेप्टाइड से। अच्छा, गैस्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो हमारे पास इंटेस्टाइन है, वहाँ पे एक तो आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हमारे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलिस्टेज, कोलाजिनेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सबसे पहले हम बात करें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, सिंपल सी बात कि वो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इटसेल्फ ऑटोकैटालिटिकली खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लीव्स द पेप्टाइड बॉन्ड्स कंट्रीब्यूटेड बाय एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, कैन हाइड्रोलाइज मिल्क प्रोटीन्स। ये हमारे पास देखिए, अगर ये ट्रिप्सिनोजिन है
ये ट्रिप्सिन हो गया, इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन है वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिवेट होके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज देखेंगे, टू टाइप्स ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होती है आर देयर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। तो ए की बात करें तो मेटेलो एंजाइम कंटेन्स जिंक, एक्टिवेशन ब्रॉट बाय अबाउट बाय ट्रिप्सिन एंड ऑटोकैटालिटिकली बाय इटसेल्फ, लेकिन खुद भी एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन भी इसको एक्टिवेट करता है। ये है कि ये एक्सोपेप्टाइडेज है, हाइड्रोलाइसिस द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड टू एन एंड अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के बिल्कुल एंड्स के ऊपर जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वहां से हाइड्रोलाइज करता है। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी एक्सोपेप्टाइडेज है और ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को कनेक्टेड बाय द बेसिक अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको जाके ये हाइड्रोलाइज करता है। तो एक हो गया एसिड अमाइनो एसिड्स और एक बेसिक अमाइनो एसिड्स। फिर एलेस्टेज और कोलाजिनेज। अब एलेस्टेज क्या है? इट इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, मैक्सिमम एक्टिविटी इन पेप्टाइड बॉन्ड्स कंट्रीब्यूटेड बाय कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। अभी एक बार हमने एसिड अमाइनो एसिड्स पढ़े, फिर बेसिक जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होंगे उनके लिए हमारे पास एंजाइम होता है एलेस्टेज, एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन वगैरह के। कोलाजिनेज इट एक्ट्स ऑन द कोलाजन। फिर ये हमारे पास यहाँ पे समराइज किया गया कि स्टमक के अंदर कार्बोक्सिल प्रोटीएज में जैसे पेप्सिन था, जो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, और जो पेनक्रियास में उनको कहते हैं सेरीन प्रोटीएजेस, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलेस्टेज। लास्ट में हमारे पास है डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूस में आता है एंटेरोकाइनेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, प्रोलिडेज और डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेजेस। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन, also called enteropeptidase, present in epithelial cells of the brush border of duodenal mucosa। जो duodenum होती है उसकी म्यूकोसा में ये हमारे पास मौजूद होता है। Bile salts helps in its liberation into intestinal lumen। Bile salts इसको हेल्प आउट करते हैं। फिर अमाइनो पेप्टाइडेजेस, एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं, they remove the amino acid one by one from amino terminal and end of the peptide chains। यानी कि जो अमाइनो एसिड की जो चेन है उसके टर्मिनल से एक बाय एक करके अमाइनो एसिड निकालते हैं। जबकि प्रोलिडेज जो है वो भी एक्सोपेप्टाइडेज है, लेकिन वो रिमूव्स प्रोलीन रेसिड्यूज फ्रॉम द टर्मिनल एंड ऑफ द पेप्टाइड। यानी प्रोलिडेज स्पेसिफिकली प्रोलीन अमाइनो एसिड के जो रेसिड्यू होते हैं उनको निकालता है। फिर उसके बाद डाई एंड ट्राइपेप्टाइडेजेस, digestion of di and tripeptidase peptides is brought about by peptidases, यानी जो डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं। ट्राइपेप्टाइडेजेस कन्वर्ट करते हैं ट्राइपेप्टाइड्स को इनटू अ डाइपेप्टाइड एंड अ फ्री अमाइनो एसिड, देन डाइपेप्टाइडेजेस कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड्स को फ्री अमाइनो एसिड्स में। So that was all about the बेसिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि किस तरह से हमारे जीआईटी के अंदर डिफरेंट जगह पे अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं और उनको मेटाबोलाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। अब पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा है, जबकि हाइड्रोक्सिलेटेड का मतलब OH ग्रुप होता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स हैं with at least 3 carbon atoms that are potentially active carbonyl groups which may be either aldehyde or ketone। यानी जो 3 कार्बन हैं या तो वो अल्डिहाइड ग्रुप के होंगे या वो कीटोन ग्रुप के होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों हो सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स और शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली हम सैकराइड्स या शुगर्स भी कह सकते हैं। इनका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड एज CH2ON। तो CH2ON, N कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, 1 2 3 में कुछ भी हो सकता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सब यूनिट्स। 1 सब यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसेकेराइड, 2 हो गए तो डाइसेकेराइड्स, 3 से 10 तक जो होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड से 10 से ज्यादा हो तो पॉलीसेकेराइड्स है। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स मोनोसेकेराइड में ट्राइयोसिस यानी 3 कार्बन, टेट्रोसिस 4 कार्बन, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, सेप्टोसिस, मोनोसिस, ये सारे के सारे जो है मोनोसेकेराइड्स हैं जो कार्बन एटम्स पे डिवाइडेड हैं। फिर टाइप ऑफ कार्बोनिल यानी अल्डिहाइड है तो एल्डोज है, कीटोन ग्रुप है तो कीटोसिस है। फिर उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स हैं, जैसे कि ट्राइयोसिस में देखेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, वही 3 कार्बन इसमें, वही 3 कार्बन इसमें, सिर्फ एक ग्लिसरल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोसिस में देखें तो एरिथ्रोज या एरिथ्रोलोज, फिर राइबोज या राइबोलोज, इन सब में जो है अल्डिहाइड ग्रुप है, इन सब में कीटोन ग्रुप है।
फिर ओलिगोसैकेराइड्स में जहां पे देयर आर 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। So oligosaccharides में देखा जाए most are not digested by the human enzymes. Monosaccharides attach each other by glycosidic linkage, यानी एक मोनोसेक्राइड और दूसरा मोनोसेक्राइड तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, डाइसेक्राइड्स यानी कि जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, जैसे कि अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बना दें तो माल्टोज बन जाता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनती है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से लैक्टोज बनती है, लैक्टोज हमको मिल्क में मिलती है। तो हाइड्रोलिसिस अगर की जाए सुक्रोज की तो उससे वापस वही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाता है, इसको हम कहते हैं इनवर्ट शुगर, यानी इनसे वापस ये बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। तो fructose is strongly levorotatory and changes the weaker dextrorotatory action of the sucrose, यानी वापस सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। तो पॉलीसेकेराइड जहां पे जब कार्बन यूनिट जो होते हैं 10 से ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड्स। तो दिस आर द स्टोर ऑफ द फ्यूल फॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स, यानी पॉलीसेकेराइड्स हमारे जो सेल्स है ना, हमारे सेल्स के स्ट्रक्चरल यूनिट पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं। पॉलीसेकेराइड भी दो तरह के हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अगर हम देखते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स को कंटेन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे कि सारे के सारे पॉलीसेकेराइड स्टार्च का हो, या सारे का सारा ग्लाइकोजन का बना हुआ, या सारे का सारा सेलुलोज डेक्स्ट्रिन का बना है, तो इस तरह के जो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, हेपारिन, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, इन सब से मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनता है, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एगर, वेजिटेबल गम, पेक्टिन, इन सब से मिलकर म्यूसिलेजेस बनती है, हेमीसेलुलोज है। अच्छा, नेक्स्ट इज डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डिराइव्ड, जिसमें डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेरियस केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स होती है, डिराइव फ्रॉम ग्लूकोज और इट्स ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूक्रोनिक एसिड बनेगा, तो ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे कार्बोहाइड्रेट से डिवाइडेड है, डिराइव्ड है। फिर रिडक्शन प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लिसरॉल और रिबिटोल है, ये ग्लिसरल डिहाइड से बने, इनकी रिडक्शन होके बने, तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट्स हैं। अमाइनो शुगर्स वो शुगर्स के जिनमें अमीन ग्रुप हो, दैट आर कॉल्ड एज अमाइनो शुगर, जैसे ग्लूकोजामीन है, गैलेक्टोजामीन है। फिर डीऑक्सी शुगर, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे कि डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोज आती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमर की बात करते हैं। आइसोमर्स क्या है? compounds that have same chemical formula and different structural formula, they are called as isomers। जैसे कि हमारे पास गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे के सारा स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अच्छा, एपीमर क्या होते हैं? Two epimers that are differ in configuration around one specific carbon atom other than the carbon atom of carbonyl group। एपीमर यानी कि दो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट इस तरह की है और उसके डिफरेंट कार्बन लगे हुए हैं, और दूसरी प्रोडक्ट भी है जिसके डिफरेंट कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन पे, वन पोजीशन पे अगर डिफरेंस है तो किसी एक पे, तो हम इसको एपीमर कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है मैनोज और फ्रुक्टोज, तो ये आप देखें ग्लूकोज या गैलेक्टोज, तो यहाँ पे C4 पे देखा जाए OH उधर है, जबकि C4 पे OH इधर है, तो ये एक ही कार्बन पे जो है इनका डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपीमर होते हैं आपस में। अच्छा, एनेंशियोमर क्या है? एनेंशियोमर जो होते हैं मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस कैसे? जो कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उनको मिरर इमेजेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक होते हैं हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक होती है लीवोरोटेटरी। ठीक है, अब जैसे आप ये देख सकते हैं डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे बीच में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, एक ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब ये देख लें आप, तो अब यहाँ पे OH H फिर दो OH, ये सारे के सारे राइट साइड पे हैं, जबकि बिल्कुल यहाँ पे देख लें इसका H H H ये इसके लेफ्ट साइड पे, तो ये और ये आपस में सेम है, यानी बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट शुगर कंटेनिंग 3 कार्बन एटम दैट इज ग्लिसरल डिहाइड, सबसे छोटी शुगर जो होती है ना उसको हम ग्लिसरल डिहाइड कहते हैं। ये हमारे पास रेफरेंस शुगर है, और जितने भी हमारे पास बाकी शुगर है वो इसी के रेफरेंस से ली जाती हैं। तो एक है डेक्स्ट्रोग्लिसरल डिहाइड, एक है लीवोग्लिसरल डिहाइड, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। अच्छा, most enzymes are specific for dextro and levo form, but enzymes are known as racemases that are able to convert dextro and levo isomers।
अक्सर जो हमारे पास एंजाइम होते हैं या तो वो डेक्स्ट्रो पे मेटाबोलाइज करते हैं या तो लीवो को मेटाबोलाइज करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जिनको रेसिनेजेस कहते हैं वो डेक्स्ट्रो और लीवो को आपस में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ सेक्लाइजेशन ऑफ द मोनोसेक्राइड, क्योंकि अक्सर हमारे पास मोनोसेक्राइड इस तरह के हैं हम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्म मोनोसेक्राइड की ये है, मोनोसेक्राइड इस तरह के होते हैं। तो ये साइक्लाइजेशन जो है डिफरेंट प्रोजेक्शन, एक होती है फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन, बोर्ड प्रोजेक्शन, चेयर प्रोजेक्शन। तो ये देखें फिशर प्रोजेक्शन है, हैवर्थ प्रोजेक्शन है, ये बोर्ड प्रोजेक्शन है, ये चेयर प्रोजेक्शन है, डिफरेंट तरह की प्रोजेक्शन होती हैं। नाउ फिशर प्रोजेक्शन अगर आप देखें, फिशर प्रोजेक्शन टू हैवर्थ प्रोजेक्शन, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो आप ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 है जबकि ये कार्बन नंबर 5 है। सिंपल सी बात है, कार्बन नंबर 1 को उठा के कार्बन नंबर 5 से अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक प्रोजेक्शन से दूसरी प्रोजेक्शन बन जाती है, यानी फिशर प्रोजेक्शन को हम हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनोमर्स, एक कार्बन होती है जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये जो आपके पास कार्बन है ये वाली, दैट इज द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ऐसी कार्बन है कि जिसके चारों तरफ डिफरेंट हो, जैसे फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, थर्ड एनोमेरिक, चौथी एनोमेरिक, फिर ये पांचवी को देख ले, पांचवी भी एनोमेरिक। ये सारी की सारी कार्बन इसमें एनोमेरिक कार्बन हैं, सिवाय छठी के। पहली एनोमेरिक कार्बन नहीं है, छठी एनोमेरिक कार्बन नहीं है, यानी कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक दीज आर एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। अच्छा, अब enzymes are able to distinguish between two structures and use one or other preferential. Glucogen is synthesized by alpha D glucopyranose while cellulose is synthesized by beta D glucopyranose. तो एनोमर्स की बहुत सारी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? If the hydroxyl group on the anomeric carbon of a cyclized sugar is no linked to another compound by glycoside, the ring can be open. The sugar can act as a reducing agent, so called reducing sugar, यानी कि एक शुगर दूसरी शुगर को रिड्यूस कर रही है, उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जितनी मोनोसेक्राइड्स हैं ये सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, लेकिन डाइसेक्राइड सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब देखें, ग्लूकोज से बन जाती है सॉर्बिटोल रिड्यूस होके, मैनोज से मैनिटोल, फ्रुक्टोज से सॉर्बिटोल मैनिटोल दोनों, ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल। तो ये सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग, रिबिटोल रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये जो मैनिटोल है इसका फायदा, इट इज यूज्ड विद सेरिब्रल एडिमा because it is osmotic diuretic and it decreases water content of the body, brain swelling को कम करती है, it is very medically important है। sorbitol, sorbitol क्या है? deposited in the lens of the eye, diabetic patients के लिए, contribute to cataract formation। फिर joining of the monosaccharide, अब ये देखें, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये दोनों आपस में मिलके एक डाइसेक्राइड बनाते हैं जैसे कि सुक्रोज है, with the elimination of water molecule। फिर अब देखिए, जैसे कि ये हमारे पास है गैलेक्टोज और ये है बीटा ग्लूकोज। अब ये इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे ये लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, लैक्टोज बीटा 1,4 इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4। तो ये देखिए, ये डिफरेंट हमने एस्पेक्ट्स पढ़े हैं आज। जो हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो हमारे पास यूनिट था इंट्रोडक्शन टू द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट वाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BSN बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा भी टॉपिक है वो है लिपिड्स का। यानी आज हम लिपिड्स का यूनिट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है कि लिपिड होता क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, लिपिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, फैटी एसिड होता क्या है, ये ऑयल्स और फैट्स होते क्या हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस चीज़ के लिए होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। सबसे पहले बात करें लिपिड्स की। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, एम्पीफिलिक होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होते हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। और ये जो एम्पीफिलिक नेचर है ना, इसकी वजह से लिपिड के वेसिकल्स बनते हैं, जैसे कि इस तरह के डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बन जाते हैं, इनको लाइपोसोम्स कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन्स इन द एक्वस एनवायरनमेंट होती हैं। अगर बात करें तो लिपिड्स में जितनी भी फैट्स हैं वो सारी की सारी लिपिड्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं वैक्सीज, स्टीरोल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ग्लाइसराइड्स जैसे कि मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लिसराइड, टेट्राग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे के सारे हमारे पास बॉडी में मौजूद होते हैं और डिफरेंट लिपिड्स हैं।
क्यों हमारी बॉडी में मौजूद है, क्या इनका फंक्शन होता है? सबसे पहली बात तो हीट और एनर्जी इनका ताल्लुक है इनसे, सोर्स है इनका। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, इंसुलेशन करते हैं फॉर ऑर्गन्स एंड नर्व्स। फिर रेगुलेटर है फैट सोलुबल विटामिन्स। फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स। फिर लिपिड्स रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, क्योंकि मेम्ब्रेन उनकी वजह से बनी है। फिर दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स टू द नर्व फाइबर, जैसे कि माइलिन शीट होती है न्यूरॉन्स के ऊपर। फिर लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम सिस्टम्स। फिर कुछ लिपिड्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, वो सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन में, ब्लड में, बाइल में, कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये लिपिड्स हैं। लेयर्स ऑफ फैट्स होती हैं, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हमें कोल्ड से, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। फिर पॉली अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, दे प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड्स के, प्रोटीन्स के। दे अकर इन द ब्लड एज प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन एंड दे एनेबल ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन द एक्वस एनवायरनमेंट। फिर जो है कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स बाय इंटरैक्टिंग विद लिपिड कॉम्प्लेक्सेस। फिर कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स। फिर उसके बाद विटामिन डी, स्टेरॉइड्स वगैरह। एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि लिनोलेइक एसिड या लिनोलेनिक एसिड्स, ये सारे के सारे लिपिड्स आते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जितनी भी मेम्ब्रेन से लिपिड्स की बनी हुई है, जैसे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, जैसे सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं। फिर एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो ट्राइग्लाइसराइड्स जैसे एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में है। फिर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको लिपिड से मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट से 4 मिलती है, प्रोटीन से 4 मिलती है, जबकि लिपिड से 9 किलो कैलोरीज पर 1 ग्राम मिलती है आपको एनर्जी। सिग्नलिंग की हमने बात की कि एविडेंसेस हैं कि जो सेलुलर सिग्नलिंग होती है उसमें लिपिड शामिल है। इसके लिए फैट सोलुबल विटामिन्स देख लें, ए, डी, ई के लिपिड्स हैं। फिर फैट्स और सब ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो फैट्स हैं, फैट्स लिपिड्स ही आती हैं। फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, स्टीरॉल कंटेनिंग मेटाबोलाइट जैसे कि कोलेस्टेरॉल, जिसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है। फैट्स और ऑयल में क्या फर्क है? देखें, हैं दोनों लिपिड्स, लेकिन फैट्स होते हैं सॉलिड, ऑयल होते हैं लिक्विड। फैट होते हैं सैचुरेटेड, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जो फैट्स या ऑयल्स हैं जो ट्राई एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, और उनके साथ मिलता है ग्लाइसरॉल, यानी ये अल्कोहल है और ये एसिड है। तो जब एक अल्कोहल और एक एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उससे बनता है एस्टर। तो ये ट्राई एस्टर्स होते हैं, कंपोज द क्लास ऑफ लिपिड्स नोन एज फैट्स एंड ऑयल्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स हम इनको कहते हैं, नहीं ट्राइग्लिसराइड या तो फैट होगा या ट्राइग्लिसराइड ऑयल होगा। फाउंड इन द प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में पाया जाता है। फिर अगर आप देखें फैट्स में तो ये देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है, इन सिंगल बॉन्ड्स को हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड है। जबकि ऑयल में ये देखें अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये अनसैचुरेशन होती है ऑयल में। क्लासीफाई करें पूरी की पूरी लिपिड की कैटेगरी को, तो लिपिड एक तो सिंपल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर डिराइव्ड होते हैं, फिर मिसलेनियस। सिंपल लिपिड जो है बिल्कुल सिंपल, वो ट्राइग्लिसराइड जैसे फैट्स या ऑयल्स हैं या वैक्सेस आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स में अब देखें लिपिड के साथ मिली हुई है फॉस्फेट, लिपिड के साथ मिली हुई है शुगर तो ग्लाइको, सल्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स लिपिड के साथ मिला हुआ है प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। डिराइव्ड में फैटी एसिड्स और अल्कोहल से लिपिड डिराइव्ड होते हैं, जबकि मिसलेनियस में देखा जाए तो टर्पीन्स एक कैटेगरी आती है लिपिड्स की, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल लिपिड्स की सबसे पहले बात करेंगे तो फैटी एसिड एस्टर होता है डिफरेंट अल्कोहल्स का। दीज ये के बनते कैसे देखेंगे, अभी आपके पास एक ग्लाइसरोल है और ये एक एसिड है, यानी अल्कोहल और एसिड से बना हुआ ट्राइग्लिसराइड। तो ये बिल्कुल एक सिंपल जो है लिपिड है, ग्लाइसरोल, मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, ट्राइग्लिसराइड। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या है, जैसे कि लिपिड देखो सब में लिपिड्स है, लेकिन साथ में कभी प्रोटीन मिली हुई है, कभी फॉस्फेट मिला हुआ है, कभी शुगर मिली हुई है। डिराइव्ड में देखा जाए तो दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर सिंपल लिपिड से या कंपाउंड लिपिड से ये बनते हैं। इसमें होता है कि इसमें तो फैटी एसिड होता है, फिर ग्लाइसरोल होता है, फिर स्टेरॉइड होता है, आइसोप्रेनॉइड्स, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ये सब के सब हमारी बॉडी में मौजूद हैं और ये डिराइव्ड है लिपिड से। एडवांस क्लासिफिकेशन में आ जाएं तो लिपिड की टोटल 8 कैटेगरीज बन सकती हैं। फैटी एसिड्स,
ग्लाइसरोलिपिड्स, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, सैक्रोलिपिड्स, पॉलीकीटाइड्स, स्टिरोलिपिड्स, ग्लिनोलिपिड्स। स्ट्रक्चर पे देखें तो लिपिड में देखें सबसे पहले तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा, लॉन्ग कार्बन चेन होगी और आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन यहीं से डिराइव्ड है। अब आप आ जाए लिपिड्स पे, तो जो आपके पास है बिल्कुल सिंपल से पैक्सिस जिनको कहते हैं, एक फैटी एसिड होती है और लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है। फिर जो ट्राइग्लाइसराइड होता है जैसे फैट्स और ऑयल्स है, इनमें क्या होता है, एक ग्लाइसरोल होती है और ट्राई यानी 3 फैटी एसिड्स होती हैं। फिर ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, तो ये देखो ग्लाइसरो आ गया, फॉस्फो आ गया और ये आपके पास फैटी एसिड्स आ गई। स्फिंगोलिपिड में क्या है, एक स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल, फॉस्फेट और साथ में फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड यानी स्फिंगोसिन तो आ गई, वो स्फिंगो का पूरा हो गया, ग्लाइको मतलब शुगर, तो एक शुगर साथ लग गई और वो फॉस्फैटी एसिड लग गया। स्टेरॉइड्स में जैसे ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, इसमें कोलेस्ट्रॉल आती है। अच्छा ये फैटी एसिड्स हैं, देखिए फैट्स जहाँ तक है वहाँ पे अनसैचुरेशन कोई नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऑयल्स में अनसैचुरेशन आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स पे आ जाएं तो दे डिकम्पोज इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, इन्हीं दोनों से मिलके बनते हैं, वापस डिकम्पोज इन्हीं दोनों में हो जाते हैं। वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, इनसॉल्युबल है वाटर में, ग्रीसी टू टच, ऐसे ग्रीसी होते हैं, लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं, वोलेटाइल नहीं होते हैं, बर्न विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, यानी कोई इनका ऐश वगैरह कुछ नहीं बचता, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। यूजेस क्या है हमारी बॉडी में है क्यों, हेल्दी बॉडी नीड्स सम फैट, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, योर बॉडी डाइटरी फैट होती है हमारे पास, टिश्यू में बायोकेमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स हैं, फैट्स हमारी डाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी होती है डिफरेंट फ्लेवर्स की फॉर्म में, द सिजल ऑन स्टेक, या स्टेक मतलब जो गोश्त होते हैं वहाँ पे फैट्स होती हैं। हाउएवर फैट्स में आल्सो भी हैजर्डस टू योर हेल्थ, कोई ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है, प्रोवाइड सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करती है। गिव्स शेप टू योर बॉडी, स्पेसिफिक शेप, हमारी बॉडी को कुशनिंग प्रोवाइड करती है, जैसे हमें प्रोटेक्ट करती है, या इंसुलेशन के तौर पे काम करती है, हीट लॉस को बचाती है। हर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, यानी सारे सेल्स बने हुए। माइलिन शीट है तो न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करवा रही है। शॉक एब्जॉर्बर होता है जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में। फिर एक कंस्टिट्यूएंट है हार्मोन्स का और बायोकेमिकल का, जैसे कि विटामिन डी है, बाइल है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाओ तो प्योर फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कलर, ऑर्डर एंड फ्लेवर एसोसिएट कर सकते हैं उनके साथ बाय फॉरेन सब्सटेंसेस। फैट्स और ऑयल जो होते हैं लाइटर होते हैं वाटर से, डेंसिटीज इनकी वाटर से कम होती है, 0.8 होती है, वाटर की 1 होती है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर सर्व एज एक्सीलेंट इंसुलेटर, बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के या इलेक्ट्रिसिटी। फैट्स एंड ऑयल्स कैन पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इनका काम होता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स और एस्टर्स हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं एसिड की या बेस की प्रेजेंस में। इनके डिफरेंट एंजाइम्स जैसे लाइपेजेस है, लिपिड्स को तोड़ता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल होती है टू मेक सोप, इसी को स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। जब फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो उसका मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रोल है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर स्टेरॉइड्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, हमारी हर कोई बात करता है कोलेस्ट्रॉल की, बेसिकली लिपिड्स हैं। बॉडी मेक्स कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, यूजेस इट फॉर वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे मेंटेनिंग हेल्थ, सेल मेम्ब्रेन बिल्डिंग, क्रूशियल हार्मोन्स, विटामिन। कोलेस्ट्रॉल एसेंशियल लिपिड कंस्टिट्यूएंट है तमाम सेल मेम्ब्रेन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स का, बाइल एसिड्स का। इंटरमीडिएट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो विटामिन डी बना के देते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि एक बहुत बड़ा इशू है इसका, साथ साथ जो है मेम्ब्रेन फ्लूइड कंसिस्टेंट को मेंटेन रखता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिपिड। तो अगर आपको कोई बात समझ में आई है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिट लिपिड्स। थैंक यू। हमारे रहे जो आज का लेक्चर है वो यूनिट है हमारे पास प्रोटीन्स बायोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जनरल केमिस्ट्री जो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स की होती है, उसके बाद प्रोटीन्स की कंपोजिशन, फिर उसके बाद जो है हम प्रोटीन अपने बाद बॉन्ड कैसे बनाते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड देता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या होती हैं, फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन की, उनकी सॉल्युबिलिटी, कंपोजिशन, बायोलॉजिकल फंक्शन वगैरह सारा का सारा। सबसे पहले बात कीजिए अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, यानी छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर
प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये भी जो आपस में मिलते हैं तो आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर ये छोटे-छोटे प्रोटीन मिलकर एक बहुत बड़ी-बड़ी चेन्स बना देते हैं जो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं, इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। अगर हम बात करें सिंपल प्रोटीन्स को बिल्कुल सिंपल से एक्सप्लेन करें तो जैसे कि छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक से एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स जो हैं ये पूरी की पूरी प्रोटीन एक बना देते हैं। अच्छा, प्रोटीन में देखा जाए तो एक तो हमारे पास कार्बन एटम होती है, जनरल स्ट्रक्चर है, फिर उसके साथ एक अमीन ग्रुप लगा होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ये हर प्रोटीन में लाजमी है। जो वेरिएबल होता है वो ये हमारे पास आर ग्रुप है या एक्स ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है। हर प्रोटीन में ये तीन स्ट्रक्चर सेम होंगे जबकि एक आर चेंज होता रहेगा और प्रोटीन जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है। तो एक होता है अल्फा अमीनो एसिड, यानी कार्बन है उसके साथ एक ही अल्फा हो गई। फिर होते हैं बीटा अमीनो एसिड, जैसे कि ये कार्बन और ये वाली, तो ये अल्फा हो गई, ये साथ में बीटा हो गई। फिर है उसके बाद गैमा, जैसे ये कार्बन आपके पास मेन है तो अल्फा बीटा और गैमा। अच्छा, अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए नहीं जाते जबकि वो हम फूड से लेते हैं। तो इसमें है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और मिथियोनिन। ये वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते बल्कि हमें फूड से मिलते हैं। फिर आते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो सारे के सारे हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में खुद से बनते हैं, जैसे एलानिन, एस्पैरागिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। ये जितने भी सारे के सारे हैं ये हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनते हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे अमीनो एसिड सारे के सारे आर ग्रुप के ऊपर डिफरेंस करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है उसको हम कहते हैं कायरलिटी। जैसे कि आपके पास कार्बन है जो बिल्कुल कायरल सेंटर है। कायरल ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों के चारों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऐसा सेंटर हमारे पास होता है कायरल सेंटर। ठीक है। फिर मोस्ट अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा कायरल होते हैं। अब इसमें जो अल्फा कार्बन है इट हैज ऑलवेज 4 सबस्टिट्यूएंट्स एंड इट इज टेट्राहेड्रल। All except proline have an acidic carboxyl group, a basic amino group and alpha hydrogen connected to the alpha carbon। तो ये आप देखो ये कार्बन एक ग्रुप यहाँ पे अलग है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अलग, आर नीचे अलग होता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग है, तो ये आपके पास होगी अल्फा कार्बन। फिर स्पेसिफिकली अगर आर की जगह आप हाइड्रोजन लगा देते हो तो आपके पास पहला अमीनो एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। इस तरह आप यहाँ पे CH3 कर दो तो वो बन जाएगा एलानिन। तो जैसे जैसे आर चेंज करते रहोगे अमीनो एसिड चेंज होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीनो एसिड्स, कॉमन अमीनो एसिड्स कैन बी प्लेस्ड इन 5 बेसिक ग्रुप्स। वो 5 बेसिक ग्रुप है, पहला तो नॉन पोलर एलिफेटिक, फिर एरोमेटिक, फिर पोलर अनचार्ज्ड, फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड और फिर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ज्विटराइन क्या होता है, जैसे आपके पास ये कार्बन है तो ये एक नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब इसमें से क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर गेन कर लेता है तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है जबकि यहाँ पे नेगेटिव। तो हमारे पास अमीनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ज्विटराइन भी पाए जाते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक एक ऐसी pH होती है जहाँ पे द मॉलिक्यूल कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। जैसे कि ज्विटराइन में नेगेटिव भी एक है और पॉजिटिव भी एक है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके बाद है पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड्स और स्मॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक के पास होता है OH जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप का है और दूसरा अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन। ये आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं और कार्बन और नाइट्रोजन में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और इस बॉन्ड के थ्रू दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। इंपॉर्टेंस और फंक्शन की बात करें तो जितना भी हमारे पास प्रोटीन कंटेंट है ये सारे का सारा अमीनो एसिड या प्रोटीन्स है। एक तो बायोकेमिकल कंपाउंड जैसे पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड के, फिर उसके बाद कंपोजिशन में वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड, कुछ बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड होंगे कुछ छोटे छोटे होंगे। फिर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो फोल्डेड इनटू ग्लोब्यूलर या फाइब्रस फॉर्म, यानी या तो वो इस तरह गोल गोल यानी ग्लोब्यूलर होंगे या फाइब्रस शीट्स होती हैं ऐसे फाइब्रस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर फंक्शन के डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस ये सर्व करते हैं। सबसे पहले तो
सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल स्ट्रक्चर जैसे साइटोस्केलेटन जो कि माइक्रोफिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये प्रोटीन्स की बनी है। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी या ऑफ द मसल, एक्टिन, मायोसिन, सारा का सारा मसल प्रोटीन का बना हुआ है। फिर ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन की वजह से, प्रोटीन है। फिर जो हमारे पास सर्च फॉर फॉरेन इन्वेडर जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम बनाती है, वो प्रोटीन की बनी हुई है। फिर जो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स है जो पूरा का पूरा बायोमेटाबॉलिज्म करते हैं, वो सारा का सारा प्रोटीन की बने हुए हैं। फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेल पे जो सेंस और रिस्पॉन्डिंग करते हैं, रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं। फिर मेनी अदर फंक्शंस प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड बाय अमीनो एसिड, सारे के प्रोटीन्स हैं। टाइप्स या क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मोटिलिटी के प्रोटीन्स अलग हैं, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अलग हैं, जैसे कोलेजन है, फाइब्रिन, केराटिन प्रोटीन है। फिर एंजाइम्स की फॉर्म में हमारे पास आते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेसिस है, पेरोक्सीडेसिस है। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन है। हार्मोन्स में देखा जाए तो इंसुलिन है। सेल सरफेस रिसेप्टर में देखा जाए तो इंसुलिन रिसेप्टर बाइंड्स टू इंसुलिन। अच्छा, सेल सरफेस रिसेप्टर में जैसे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में देखा जाए तो एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जितनी भी एंटीबॉडीज हैं। इसी के अलावा पॉइजन्स वगैरह में रेड मीन्स डेंजर। जो कैस्टर प्लांट प्रोड्यूसेस द डेडली टॉक्सिन रिसिन, ये सारी प्रोटीन्स हैं। टाइप्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन अगर बात करें तो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिनिन। फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, इसमें पॉलीपेप्टाइड या अदर मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखें ग्लाइकोप्रोटीन्स या न्यूक्लियोप्रोटीन्स। फिर उसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जैसे कि प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स। क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी पे देखें तो 3 ग्रुप्स में आते हैं हमारे पास। एक होती है फाइब्रस लाइक प्रोटीन, यानी फाइबर्स की तरह के होते हैं, जैसे कोलेजन है। एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जैसे कि मायोग्लोबिन वगैरह। एक मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि रोडोप्सिन वगैरह। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसे फाइब्रस प्रोटीन की और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन दे आर फाउंड इन द स्किन, टेंडन्स, बोन्स, मसल्स, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ग्लोब्यूलर में देखा जाए तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, प्रोटीन स्ट्रक्चर में देखें तो एक होता है 4 तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिस तरह के यहाँ का बना हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर इन फोल्डिंग्स आती हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल अमीनो एसिड एक लीनियर फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये। सेकेंडरी में देखें तो ये शीट्स हैं और ये इनमें बेंड्स आ जाती है। ये बेंडिंग आती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये होता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखें तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और क्वाटरनरी देखा जाए तो ये 2 या 2 पेप्टाइड से ज्यादा आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में देखें तो फाइब्रस देयर आर स्क्लेरो और फाइब्रस प्रोटीन्स। फिर एग्जांपल में केराटिन, कोलेजन, एलास्टिन, फाइब्रोइन, ऑल आर स्क्लेरो प्रोटीन। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है, रोल ऑफ सच प्रोटीन्स इंक्लूड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स, बोन, मसल, ये वगैरह। जैसे ये केराटिन है, कोलेजन है, एलास्टिन है, डिफरेंट फाइब्रस प्रोटीन्स हो गई। फिर शेप, लॉन्ग प्रोटीन फिलामेंट्स, रॉड्स होती हैं, काम इनका है स्ट्रक्चर या स्टोरेज करवाना। सॉल्युबिलिटी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अकरेंस अक्सर एग्रीगेट्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें। फिर लिमिटेड रेजिड्यू विद रिपीट्स, अक्सर इनकी जो रेजिड्यू आपस में रिपीट होते हैं और बहुत कम कम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफन इसमें क्रॉस लिंक्स बिटवीन चेन्स आ जाती हैं और डीनेचर नहीं होते। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स देखे जाए तो ये ग्लोब्यूलर जैसे स्फेरो प्रोटीन्स इनको कहते हैं। ग्लोब्यूलर ये स्फेरिकल या ग्लोब लाइक शेप के होते हैं। समवट वाटर सॉल्युबल है। फिर कोलॉइड्स बनाते हैं वाटर में। उसके बाद देखा जाए तो टर्म ग्लोबिन कैन रेफर टू मोर स्पेसिफिकली टू प्रोटीन्स इंक्लूड ग्लोबिन फोल्ड, यानी इनमें ग्लोबिन फोल्ड्स आती हैं। मॉलिक्यूल जैसे कि मॉलिक्यूल्स एपोलर या हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर इंटीरियर, वेयरएज जब पोलर हमारे पास चेंज है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, ये बाउंड होते हैं आउटवर्ड्स पे, अलाउइंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आपस में करते हैं विद द सॉल्वेंट, जो कि मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से है। तो फोल्डिंग इन अ डिफरेंट वे कैन अफेक्ट फंक्शन ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फाइब्रस प्रोटीन्स। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द करिकुलम जितना हमने प्रोटीन्स का पढ़ना था, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स प्रोटीन्स। तो बेसिकली इस यूनिट पे हमने क्या देखना है कि
बेसिक एक सेल क्या होता है, फिर उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, उस न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का और उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है एक एनिमल का सेल है, ठीक है। ये एनिमल के सेल में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली यह है कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड मैक्रोमोलेक्यूल है न्यूक्लिक एसिड जो है, और इसके साथ साथ लीनियर पॉलीमर्स भी होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। फिर उसके बाद जो है हमारे पास दे एनकोड एंड ट्रांसमिट इनटू एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी इनमें हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। फिर इनमें बात कीजिए तो डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। तो ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है, ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है जिसके डीएनए और आरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोज, यानी कि एक 5 कार्बन शुगर जिसको हम राइबोज कहते हैं, फिर डी आरएनए होता है और डीऑक्सीराइबोज होता है। फॉस्फेट ग्रुप होगा, यानी शुगर के अलावा फॉस्फेट ग्रुप, और साथ में नाइट्रोजनस बेस होती है। तो इन 3 चीजों से बनता है। तो अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारे पास पेंटोज शुगर है और ये 3 फॉस्फेट इसके साथ लगे हुए हैं, और ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। स्ट्रक्चर अगर हम देखें न्यूक्लियोसाइड्स का, तो इसके अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप अभी नहीं लगा हुआ। ये हमारे पास एक यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, और ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। तो ये तकरीबन सारे के सारे विदाउट फॉस्फेट जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। अब फिर अगर इसके साथ फॉस्फेट लगे तो न्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बहुत जरूरी चीज है। ये आपके पास डिफरेंट जो है 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो इस दौरान इनके 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, फॉस्फेट बॉन्ड, जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड के जरिए पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर थमा होता है। जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी स्ट्रक्चर है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जैसे कि ये एक डीएनए है और ये उसके साथ दूसरा डीएनए है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। तो जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल थायमाइन, ये एडेनिन है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसके साथ साथ साइटोसिन और गुआनिन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो डीएनए का अगर हम डबल हेलिक्स देखें कि इस तरह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और फिर इस तरह से दूसरा उसके साथ स्पाइरल फॉर्म में आता है, तो बीच में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। फंक्शन की बात कीजिए तो दे पोलिमराइज टू मेक डीएनए एंड आरएनए। दे एनर्जी करेंसी, दीज आर द एनर्जी करेंसी, एटीपी और जीटीपी इन्हीं से बनता है। एज एक्ट एज कैरियर ऑफ एक्टिव इंटरमीडिएट्स इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज में ये काम आते हैं। कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम्स हैं, एक्ट एज सेकंड मैसेंजर्स और एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज, जैसे कि एटीपी इनहिबिट्स पीएफके1। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियो एसिड्स की बात करें तो पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, फिर उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, फिर उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, फिर उसके बाद जो है सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में प्लाज्मिड होता है जो कि एक सर्कुलर डीएनए होता है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सारे के सारे बैक्टीरिया में है। अब डिफरेंसेस की बात करें तो डीएनए में देखा जाए तो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमीन आती है, और इसके साथ साथ एक डीऑक्सीराइबोज शुगर आती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और मोस्टली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी होती है। जबकि आरएनए की बात करें तो डिफरेंट है थोड़ा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल का बना हुआ है। इसके अलावा पेंटोज, उसमें भी एक पेंटोज शुगर है, राइबोज विद फॉस्फेट ग्रुप है। मोस्टली ये सिंगल स्ट्रैंडेड पाए जाते हैं। दे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स। बाद हमारे पास आरएनए 3 तरह का है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जीन्स की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है यानी डीएनए न्यूक्लिक एसिड इस तरह का है कि इसमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं used in the development and functioning of known living organisms. तो जो DNA segments हैं carrying this genetic information, they are called genes. यानी छोटे छोटे DNA signals होते हैं जिनको हम genes कहते हैं।
तो फंक्शन क्या है डीएनए का? परमानेंट स्टोरेज फॉर प्लेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। फिर उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन द न्यू सेल्स। फिर फंक्शन की बात करें तो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द प्रोटीन बिल्डिंग apparatus. फिर RNA also directs the synthesis of new proteins using the genetic information. फिर messenger RNA जो होते हैं messenger ribonucleic acid, it is used to transfer genetic information through plasma membranes. So that was all about the DNA and RNA जितना हमें जानना चाहिए था कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं और DNA और RNA में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो यहाँ तक एक हमने जनरल ओवरव्यू लिया है न्यूक्लिक एसिड का. रहमान रहीम. बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स. इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एंजाइम एज अ प्रोटीन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या होते हैं, फिर डिफरेंट ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं कि जो एंजाइम पे असरअंदाज होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन है, पीएच, टेम्परेचर, टाइम. फिर ये कोएंजाइम का क्या जो है कंसेप्ट है और क्लिनिकली मेडिसिन के तौर पे एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है. अगर हम बात करें एंजाइम्स की, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट करें कि enzymes are biological molecules that catalyze or increase the rates of chemical reactions. यानी कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट है यानी हमारी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है. फिर इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट्स में. उसके बाद देखा जाए तो एंजाइम्स आर सेलेक्टिव फॉर सबस्ट्रेट्स एंड स्पीड अप ओनली अ फ्यू रिएक्शंस. यानी एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इनके रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं को स्पीड अप करते हैं. तो अगर देखा जाए फर्ज करें ये हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे और ये एक जो है हमारे पास रिएक्टेंट है जिसको कन्वर्ट करना है. तो ये इस एंजाइम जो है इसको इस तरह बीच में जैसे प्रोडक्ट बना देता है. ये एंजाइम खुद यूटिलाइज नहीं होता, एंजाइम अलग हो जाता है. फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सबसे पहले तो एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो कर देता है. एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. तो एंजाइम इसको कम कर देता है. फिर मोस्ट एंजाइम रिएक्शंस जो होते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर हो जाते हैं. उसके बाद एज विद ऑल कैटलिस्ट जो है एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड, यानी एंजाइम ऐसे ही ठीक रहते हैं, वो कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में और हाईली स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक किस्म के रिएक्शंस करते हैं, हर तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते. कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनको राइबोजाइम्स कहते हैं और वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. अच्छा, कुछ चीजें होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ड्रग्स, कुछ फूड इनहिबिटर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है. कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देते हैं. ज्यादातर ड्रग्स और पॉइजन ही ये काम कर रहे होते हैं. एक्टिविटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, क्लिनिकल एनवायरनमेंट वगैरह से एक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है. एंजाइम देखा जाए तो जनरल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन के बने हुए ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं जो कि कम से कम 62 अमीनो एसिड रेसिड्यू होती हैं, से 2500 तक हो सकती हैं. A small number of RNA based biological catalysts exist with most common being ribosome. These are also referred to as either RNA enzymes or ribozymes. Here only a small portion of the enzyme, around 2 to 4 enzyme, is directly involved in the catalysis. यानी पूरे enzyme directly catalysis नहीं करवाता, उसका एक छोटा portion involved होता है. छोटे से portion को हम नाम देते हैं active site का. So enzymes also contain cofactors which are needed for the catalysis. Enzymes are long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional product बनाते हैं ये. Individual protein chains may sometimes group together to form protein complexes even बना देते हैं. ज़्यादातर जो enzymes होते हैं they are denatured, that is unfolded and inactivated by heating or chemical denaturants which disrupt the three-dimensional structure of the protein. फिर अगर देखें तो डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम जो डीनेचुरेशन है मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकती है. लॉक एंड की मॉडल पे आ जाए तो एंजाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो है नोबेल लॉरिएट ऑर्गेनिक एमिर फिशर को इस मॉडल के नोबेल लॉरिएट थे वो.
both the enzyme and the substrate possess specific complementary geometric shapes, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और जैसे लॉक एंड की होते हैं। फिर इंड्यूस फिट मॉडल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, जो कि डेनियल कॉशलैंड ने दिया था, और वो ये कहते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं होते एंजाइम्स के, ये जो स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो एंजाइम्स होते हैं, और एक्टिव साइट कंटिन्यूसली अपने आप को रीशेप करता है, वो डिफरेंट सबस्ट्रेट से मिलते हैं और अपने आप को रीशेप कर रहा होता है। As a result, देखा जाए तो substrate does not simply bind to a rigid active site. The amino acid side chain that make up the active are molded into the precise position में वो mold होते हैं। enzymes अपने आप को substrate के मुताबिक mold करते हैं, और जैसे कि glycosidases हैं, the substrate molecule also change shapes। फिर एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? साइट्स अदर देन द एक्टिव साइट, उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अच्छा, द साइट्स फॉर्म वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं विद दीज मॉलिक्यूल्स कॉजिंग चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो अगर चेंज आता है एक्टिव साइट जो है, दिस चेंज इन कन्फर्मेशन ट्रांसलेट्स टू एक्टिव साइट व्हिच देन अफेक्ट्स द रेट ऑफ द एंजाइम। फिर एलोस्टेरिक इंटरेक्शंस कैन बोथ इनहिबिट या एक्टिवेट, यानी ये जो एलोस्टेरिक साइट्स ये किसी एंजाइम को इनहिबिट करवा सकते हैं, किसी एंजाइम को एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो कांसेप्ट है दैट इज द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होते हैं? सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मेटल लाइंस हैं, आयन सल्फर क्लस्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, फ्लेविन है, हीम है, या ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में देखा जाए विच आर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम। कोएंजाइम्स देखे जाएं विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम्स एक्टिव साइट ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे NADH है, NADPH है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फिर एपो एंजाइम्स की बात अगर हम करें तो एंजाइम्स दैट रिक्वायर अ कोफैक्टर बट डू नॉट हैव वन बाउंड आर कॉल्ड एपो एंजाइम्स और एपोप्रोटीन्स। होलो एंजाइम्स देखें तो एन एपो एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड अ होलो एंजाइम। तो बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो दे आर इंडिस्पेंसेबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेल रेगुलेशन, ऑफन काइनेसिस वगैरह, फॉस्फेटेसिस है। They also generate movement with myosin hydrolyzing ATP to generate muscle contraction, moving cargo around the cell as a part of cytoskeleton. Other ATPases in the cell membrane जो है also ion pumps involved in the active transport. Enzymes are also involved in more exotic functions such as luciferase generating light in the fireflies वगैरह. Virus can also contain enzymes for infecting cells. फिर एमिलेजेस और प्रोटीएजेस जो है ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फिर सेवरल एंजाइम्स आपस में काम करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज बनाते हैं, स्पेसिफिक पाथवे बन जाते हैं एंजाइम का। मेटाबॉलिक पाथवे में देखा जाए वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज सबस्ट्रेट। फिर आफ्टर जब वो कैटालिटिक रिएक्शन कर लेते हैं, प्रोडक्ट इज देन पास टू अनदर एंजाइम। विदाउट जो एंजाइम्स है मेटाबॉलिज्म पॉसिबल ही ना होती अगर एंजाइम्स हमारे पास ना होते। तो इंडीड देखा जाए तो मेटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलिसिस है वो एंजाइम्स के बगैर हो ही नहीं सकता था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं या उस पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले की बात करें कंसंट्रेशन की, जितना भी हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, एक टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब एंजाइम जो है सैचुरेट हो जाता है। तो जब एंजाइम सैचुरेट हो जाए फिर जितना मर्जी जो है हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा दे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता है। तो यानी कि ये एक फैक्टर हो गया जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा एक स्पेसिफिक होता है और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, और जो वहाँ पे मैक्सिमम काम जब करता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़रा सा भी टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और ज़रा सा भी उससे पीछे आ जाते हो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इससे ये सब बात साबित होती है कि एंजाइम के फंक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना लाजमी है। फिर आ जाते हैं पीएच पे। पीएच का ये होता है कि हर एंजाइम जो है अपनी पीएच के ऊपर काम करता है। जैसे कि कोई एंजाइम एसिड में काम करता है तो HCl स्टमक में होता है तो वो स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। कोई एंजाइम जो है स्लाइवा में अच्छा काम करेगा, कोई एंजाइम जो है लिवर में, किडनी वगैरह में अच्छा काम करेगा, या फिर वो इंटेस्टाइन में अच्छा काम करता है। तो ये हर जगह की पीएच डिफरेंट है।
अब ये एक पीएच यहाँ पे हमारे पास है, जो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच आती है इस जगह पे। तो अगर पीएच जरा सी भी ऊपर जाती है, जरा सी भी पीएच नीचे जाती है, तो दोनों केसेस में एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। तो एक प्रॉपर पीएच एक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक पीएच होती है जो ऑप्टिमम पीएच होती है, जहाँ पे एंजाइम का बहुत मैक्सिमम इफेक्ट आता है। अच्छा, फिर टाइप ऑफ इनहिबिटर्स की बात करें, एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, एक होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। जैसे एंजाइम और इनहिबिटर आपस में मिलते हैं ना, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब मेन पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क है। अगर तो एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें और बॉडी के नॉर्मल जो है हार्मोन की बात करें, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन में ज्यादा है और ये हार्मोन कम है, तो एंजाइम यहाँ पे रहेगा। अगर इसके उल्टा हो जाए कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी का ज्यादा हो जाए और एंजाइम कम हो जाए, तो ये रिवर्सिबल हो जाता है, यानी अब वापस एंजाइम बाइंड नहीं करता, जबकि हार्मोन जो बाइंड कर जाता है। फिर इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई इनहिबिटर आया और उसमें एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया, बाइंडिंग हो जाती है, तो वो इरिवर्सिबल है, अब वो हमेशा एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद ये यहीं पे भी बात है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की भी यही बात है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये होता है कि अगर तो एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दूसरे सबस्ट्रेट से ज्यादा है, तो वो ज्यादा बाइंड करेगा और दूसरा कम बाइंड करेगा। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दूसरे से compete करें, वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करते, बट वो एंजाइम की बैक से इंटरफेयर करते विद कैटालिटिक फंक्शन। और uncompetitive inhibitor also bind to the site separate from the enzyme active site, only they bind to enzyme substrate complex। अच्छा, मेडिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम से हमें क्या फायदा होता है, तो जैसे एस्पेराजिनेज है, तो एल एस्पेराजीन को एल एस्पार्टेट में कन्वर्ट करता है और ये ल्यूकीमिया में यूजफुल है। कोलाजिनेज है तो वो स्किन अल्सर्स में यूजफुल होता है। जेलाटिमिनेज है, ग्लूटामिनेज है तो ल्यूकीमिया में है। इसके अलावा आप और देखें, बीटा लैक्टमेज है, पेनिसिलिन एलर्जी में होता है। ट्रिप्सिन आपके पास इन्फ्लेमेशन में यूज हो रहा है। यूरिकेज गाउट पे यूज होता है। यूरोकाइनेज ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में यूज होता है। तो एंजाइम की बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं। इसमें बेसिकली हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि बेसिकली हार्मोन होते क्या हैं, हार्मोन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें हमारे पास स्टेरॉयडल हार्मोन्स, अमीनो हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। फिर मोड ऑफ एक्शन क्या होता है हार्मोन्स का, और डिफरेंट हार्मोन्स जैसे कार्डियक, पिनियल ग्लैंड के या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स देखेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी में, secreted directly into the blood which carries them to organs and tissues of the body to perform their functions। क्लासेस ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो एक तो अमीन्स होती हैं, दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एपिनेफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन वगैरह। फिर दूसरे पे प्रोटीन्स हैं या पेप्टाइड्स हैं, जैसे कि इंसुलिन या ग्लूकागॉन हो गए। या तीसरे स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे कि एंड्रोजन्स हो गए या एस्ट्रोजन्स, ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। मोड ऑफ एक्शन इनका क्या है कि हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम व्हिच दे विल डिफ्यूज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग द टारगेट सेल्स एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू ट्रेवल टू द टारगेट साइट्स। यानी हार्मोन अपने जो उनका स्पेसिफिक प्रोडक्शन साइट है वहां से जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर वहां से जाते हैं वो ब्लड में। तो जब वो ब्लड में चले जाते हैं तो ब्लड के थ्रू वो जाते हैं टारगेट टिश्यूज में और वहां अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टारगेट टिश्यू में हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर वो बाइंड करता है। तो वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स भी हो सकते हैं या वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स भी हो सकते हैं। अब जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, टारगेट सेल के अंदर चले जाते हैं और रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की अगर हम बात करें, पॉलीपेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, दे बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो द ligand बाउंड रिसेप्टर जो होता है protein will activate other membrane bound proteins to give cyclic AMP, which then triggers an enzyme that generates specific cellular changes। फिर उसके बाद बात करें कार्डियक, पिनियल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स की, तो इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो द हार्ट रिलीज टू पेप्टाइड्स, atrial natriuretic peptide, और this hormone is 28 amino acids released from the stretch atria, जबकि brain natriuretic peptide BNP, this hormone has 32 amino acids released from the ventricles। जो pineal gland होता है also known as pineal body या कोनेरियम या epiphysis cerebri is a small endocrine gland in the vertebrate brain।
वर्टिब्रेट ब्रेन में होता है, इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन derived hormone which affects the modulation of sleep patterns में हमारे पास इफेक्ट होते हैं मेलाटोनिन और सेरोटोनिन both seasonal and circadian rhythms में। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन जो कि GIT का हार्मोन है, स्टिमुलेट्स करता है गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन होती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, गैस्ट्रिन की बात करें तो स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, pepsinogen, intrinsic factor and secretins. It stimulate intestinal mucosa growth, increase gastric and intestinal motility. और फिर है secretin. It stimulates the pancreatic secretion of H2CO3, enzymes and insulin. It reduces the gastric and duodenal motility. It inhibits gastric release and gastric acid secretion. So that was all about just a brief introduction to hormones कि basically hormones क्या होते हैं और हमारे उसकी classification क्या है और हमारी body में hormones किस किस तरह के function perform करते हैं। That was all about hormones.